नमस्कार। इस वीडियो में हम सोशल साइंस एसएसटी इतिहास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। देखिए एनसीईआरटी की हम एक एक लाइन पर जोर देंगे और एक एक लाइन पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो लाइन पंक्तियाँ काम की होगी वो मैं आपको अंडरलाइन करवा दूंगा और जो सिर्फ पढ़ने की होगी वो हम पढ़ते चलेंगे। फिर भी अगर किसी को डाउट रहता है तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ व्हाट्सअप कर सकते हैं। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। चलिए भाई, इसमें दिखाया गया है कि भाई देखो, अगर मुझे पता करना हो कि कल क्या हुआ था, कौन क्रिकेट का मैच जीता है या कल कहीं इलेक्शन थे तो वहाँ कौन जीतने के चांस है, तो इस सब चीज़ों को जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, कहीं सुनामी आई थी या कहीं बारिश से ज़्यादा बाढ़ तो नहीं आ गई, तो ये जानने के लिए हम रेडियो सुनेंगे, टेलीविज़न देखेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर पिछले साल का जानना हो कि पिछले साल इस दिन क्या था, तो हम उस व्यक्ति से मिलेंगे जिनको पिछले साल की यादें हों। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ, 10,000 साल पहले क्या हुआ। तब हमें इतिहास पढ़ना पड़ता है, अतीत पढ़ना पड़ता है। और इसलिए इस बुक को हम अतीत के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ उन लोगों की जानकारी है जो कई सालों, हजारों सालों पहले या कई लाखों सालों पहले इस पृथ्वी पर थे और उन्होंने क्या क्या किया है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेट को मतलब होता है शिकारी, जो जानवर का शिकार करते हैं। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि जब हम हिस्ट्री यानी अतीत के बारे में पढ़ते हैं तो हम कुछ इस क्वेश्चनों को जानते हैं कि वो लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे उन्होंने घर बनाए, क्या वो काम करते थे। तो इस इतिहास में हमें शिकारियों या पशुपालकों, जैसे जो पशु पालते थे, राजा महाराजा, शासकों, व्यापारियों, शिल्पकारों या कलाकारों या संगीत जो गाना वगैरह गाते थे, उनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। हाँ, यह नहीं, हम यह भी पता करेंगे कि उस समय कौन से बच्चे क्या खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ खेलते सुनते थे, कौन से नाटक देखते थे और क्या क्या गीत गाते थे। चलिए हम चलते हैं। ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अब चैप्टर का ध्यान से हमें पढ़ना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र 1 प्रश्न 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो चलिए हम पहले मानचित्र में चलते हैं, 2 पार्ट पर। देखिए, इसमें आपको सबसे पहले क्या ढूंढनी है, नर्मदा नदी को इसमें ढूंढना है। ठीक है, जो बच्चा ढूंढ पा रहा है वो अच्छी बात है, वरना मैं इसमें अंडरलाइन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, बिल्कुल अगर आप भारत के बीच में देखेंगे तो ये विंध्य की पहाड़ियाँ, सोन नदी, और आपको मध्य प्रदेश के आसपास ये नदी दिखाई दे रही होगी, नर्मदा नदी, जो भारत के मध्य से होकर बहती है। चलिए, इसको याद रखना है। अगर आपका मानचित्र या मैप में आता है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं, इस नदी में ऐसा क्या खासियत है जो हमें पढ़ना पड़ रहा है। वीडियो रुक गई थी, कहाँ रुकी वो मुझे पता नहीं, तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। कई लाख वर्ष पहले नर्मदा नदी के तट पर लोग रह रहे थे। वो कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगल से संपदा इकट्ठी करते थे, जैसे जड़ हो गई या फल हो गए या जो भी कोई उत्पाद जंगल से, जैसे लकड़ियाँ या कोई तना काम का है तो उसका वो इकट्ठा कर लेते थे और साथ के साथ वो शिकार भी करते थे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरतक पहाड़ियों का पता लगाओ। चलिए मैप में चलते हैं। उत्तर पश्चिम का कैसे पता करें? ऊपर उत्तर है, ऊपर उत्तर है, इधर पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम में किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ ये आपको दिखाई दे रही है।
फ़िलहाल अभी ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में है, इंडिया का ये हिस्सा नहीं है। इन पॉइंटों को भी आपको याद रखना है। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्रियों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसल को उपजाना आरंभ किया। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले कब स्त्रियों ने या इंसानों ने क्या उगाना स्टार्ट किया था, तो आपको बताना गेहूं या जौ। कितने साल पहले, तो आपको बताना लगभग 8000 साल पहले उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। तो उन्होंने क्या किया, भेड़ ली, बकरी, गाय, बैल, इन जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे। तो ये याद रखना यहाँ तक कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सुलेमान और कृतक पहाड़ियों के बारे में जो लोग रहते थे वो लिखो। तो आपको याद रखना है कि उन्होंने सबसे पहले गेहूं और जौ उगाना स्टार्ट किया। भेड़ बकरी गायें जैसे पशुओं को पालतू बनाते थे। अब उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाइए। चलिए उत्तर पूर्व में चलते हैं। गारो, उत्तर ऊपर की तरफ होता है, पूर्व इधर होता है। तो उत्तर पूर्व में आपको गारो की पहाड़ियों का पता लगाना है। तो आप देखेंगे इधर वाले हिस्से में जहाँ मैंने सर्कल किया, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे गारो की पहाड़ियाँ हैं और विंध्या की पहाड़ियाँ मध्य में भारत में हैं। तो आपको इनका भी पता लगाना है। कोई डाउट हो तो फिर भी आप मुझे बता सकते हैं। यह अन्य क्षेत्र है जहाँ कृषि का विकास हुआ, यानी डेवलप हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया। देखो सबसे पहले वहाँ उगाया गया गेहूँ जौ, लेकिन धीरे धीरे कृषि डेवलप यहाँ भी होने लगी और यहाँ पर चावल उगाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदी का पता लगाइए। देखिए सिंधु नदी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सिंधु नदी है। देखिए इनमें कौन कौन सी मिल रही है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, व्यास, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये भारत से होते हुए पंजाब में जा गिरती है। चलिए अब चलते हैं सिंधु तथा इसकी सहायक नदी मैंने आपको बता दिया है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदी में मिल जाती है। आपको पता है छोटी छोटी नदियाँ जो बहने के बाद बड़ी नदियों में जा मिलती हैं उन्हें हम सहायक नदियाँ कहते। लगभग 4700 यानी 47,000 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ नगर फले फूले, यानी ये जो सिंधु नदी आपको दिखाई दे रही है इनके आसपास कुछ शहर फले फूले का मतलब है कुछ शहरों ने डेवलप यानी विकास होना शुरू हो गया। गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो आपको याद रखना है सिंधु पर 4700 वर्ष पहले और समुद्र तट के इलाके हैं वहाँ 2500 साल पहले इनका विकास होना शुरू हो गया था। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो आप मैप में देख सकते हैं, नहीं दिख पा रहा तो मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। गंगा नदी और इसकी सहायक नदी सोन, मैप क्लियर होता है। गंगा नदी और इसकी सहायक नदी है सोन नदी। देखो आपको इनको जो मैं बुक में है वो कम से कम आपको रिवाइज करने हैं कि कहाँ सुलेमान किरथर की पहाड़ियाँ थी और कहाँ गंगा नदी है, कहाँ गारो की पहाड़ियाँ हैं, कहाँ विंध्या और नर्मदा की पहाड़ियाँ हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्यों पूछी जा सकती है? क्योंकि पाठ में इनका जिक्र है। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ पूछी जा सकती है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास। तो आपको इनका याद रखना है। गंगा और उसके आसपास नदी सोन का पता लगाइए। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता है। आप इतिहास में जब आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे कि जो गंगा के दक्षिण में क्षेत्र है उसको मगध माना जाता है, मगध नाम से जाना जाता है। मगध के कौन कौन से राजा हुए आपको पढ़ेंगे बाद में। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये जरूर है कि आज की तारीख में मगध कहाँ है, तो आपको बताना है मगध आज की तारीख में बिहार है। इसके शासक बहुत पावरफुल होते थे, शक्तिशाली थे, तो उन्होंने एक बड़ा राज्य स्थापित किया जो अन्य हिस्सों में भी स्थापना। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। हाँ बिल्कुल की है। कभी कभी हिमालय जाते थे तो उन्हें ऊंचे पर्वत, पहाड़, रेगिस्तान, नदियाँ तथा समुंदर के कारण जोखिम यात्रा भरी होती थी। देखो जाते थे तो सिंपल सी बात है, रास्ते तो खराब होते हैं तो जोखिम यात्राएं भरी होती थी। कभी रेगिस्तान से जाएंगे, कभी पहाड़े में। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, इम्पॉसिबल नहीं था, फिर भी उन्होंने काम किया
क्यों जाते थे वो? कभी कभी काम की तलाश में, यानी कभी उन्होंने काम खोजना है, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, यानी कुछ नेचुरल डिजास्टर हो गई, यहाँ पर बाढ़ आ गई तो वहाँ चलते हैं। कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी कि हमें वहाँ अटैक करना है, आक्रमण करना है, तब भी हमें जाना पड़ता था। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज में अपनी मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। उस समय व्यापार चलता था, जैसे दिल्ली से, मतलब इंडिया से कुछ दूसरे देश में जाना हो तो वो देखो सिंपल सी बात है, अपने साथ जहाज लेकर काफिले में व्यापारी चलते थे, अकेले नहीं जाते थे, क्योंकि उस टाइम ये पुलिस वगैरह नहीं होती थी, रास्ते में कोई भी छीना झपटी हो सकती थी। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए गांव से एक दूसरे गांव, कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। यानी जो धार्मिक लोग होते थे, जैसे महाराज, बाबा, सिख मतलब बाबा वगैरह, तो ये क्या करते थे कि भाई अपना ज्ञान देने एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। कुछ लोग नए रोचक स्थान खोजने या कुछ उत्सुकतावश यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। देखो एग्जाम में यहाँ से लंबा क्वेश्चन बन सकता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों यात्रा करते थे। फर्स्ट पॉइंट, किसी काम की तलाश में। सेकंड पॉइंट, किसी प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए। थर्ड पॉइंट, जे किसी दूसरे क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए। थर्ड पॉइंट, व्यापार करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट, लोगों को शिक्षा देने के लिए। और लास्ट पॉइंट है कुछ नई चीज़ खोजने के लिए, उत्सुकतावश अपना एंजॉयमेंट करने के लिए। जब इधर से उधर लोग जाएंगे तो एक दूसरे से मिलेंगे, तो भाई देखो उनके विचार आपस में मिलेंगे, और मिलेंगे तो आपको याद रहेगा कि भाई देखो विचार मिलते हैं तो डेवलप होता है। किसी को गेहूँ उगाना आता था, किसी को चावल उगाना, किसी को कुछ उगाना आता था, किसी को मिट्टी के बर्तन, तो ऐसे ज्ञान एक दूसरे के साथ शेयर हुआ तो आगे तरक्की हुई। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, आप सबको पता है क्यों करते हैं। अपने खुशी के लिए, किसी शादी वगैरह में जाने के लिए, रिश्तेदारों के पास जाने के लिए। आज लोग व्यापार के लिए भी यात्राएं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। एक बार फिर से मानचित्र एक देखें। पहाड़ियाँ, पर्वतों और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। देखिए आप महाद्वीप को देखेंगे तो देखो सीमाएं बनी हुई हैं। भारत के चारों तरफ, तीन तरफ समुंदर है, एक तरफ पहाड़ियाँ हैं, तो ये हमारी नेचुरल सीमा यानी प्राकृतिक बाउंड्री बनी हुई है। हालांकि लोगों को इनके लिए सीमाओं को पार करना आसान है, ऐसा नहीं है कि भाई ये पार नहीं की जा सकती। समुंदर भी पार हुए हैं, जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर चुके। पर्वतों की ऊंचाई को छुआ, गहरे समुद्रों को पार किया। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में भी एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। तो ये देखो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लोगों ने कहा कि कैसे पार करना। ऐसा नहीं हुआ कि लोग एक जगह रहे और वहीं अपना डेथ वगैरह हो गई उनकी, इधर से उधर घूमते रहे। कई सौ सालों तक उन्होंने यात्राएं की है, उपमहाद्वीप पार की, समुद्रों से, महासागरों से, बड़े बड़े पहाड़ों से। फिर उन्होंने अपनी नॉलेज डेवलप की। कुछ लोगों को पत्थर तराशना आता था, कुछ को संगीत रचना आया, कुछ को भोजन, नए नए तरीके देखे कि भाई खाना ऐसे पकाएं, ऐसे खाएं, अच्छा लगेगा, तो चलते रहे। चलिए अब देश के नाम पे चलते हैं। अपने देश के लिए प्राय हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं ड्राइन कर रहा हूँ। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनियन का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज अथवा इंदोज के नाम से इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अब सुनो ध्यान से। देश का नाम, हमारे देश के नाम आप इंडिया भी बोलते हैं, भारत भी बोलते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम पड़े हैं। तो अब कैसे नाम पड़े आपको ध्यान रखना है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। देखिए संस्कृत में जिसे सिंधु नदी कहा जाता है उसका रियल नेम इंडस रिवर है इंग्लिश में। जब कुछ लोग ईरान और यूनियन से आए, या यूनानियन जो लोग थे और ईरानी जो लोग थे, उन्होंने सिंधु, हिंदी को भाषा नहीं आती थी, उन्हें इंडस पता था, तो वो उसको इंदोज प्रोनाउंसिएट करते थे। और जो उस नदी के पूर्व में जो हिस्सा था इसको इंडिया कहते हैं। तो इंडस नदी के पूर्व में तो हम ही आते हैं, तो इसलिए इस भारत को, देश को इंडिया कहा गया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए एक समूह ने किया जाता है। तो भारत नाम का प्रयोग जो उत्तर पश्चिम में रहते हैं उन लोगों के लिए कहा गया।
इसलिए हमारे देश का नाम भारत भी कहा जाता है, इंडिया भी कहा जाता है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं कि इंडिया किस, या हमारे देश का नाम किस नदी से संबंधित है, तो इंडस रिवर या सिंधु नदी। और इसका उल्लेख आप कहाँ करते हैं, तो कीर्ति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, तो इसको याद रखना है। भरत का जो प्रयोग है किस ऋग्वेद में, किस वेद में है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऐसे वेद है हमारे पास, 4 वेद होते हैं, तो ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। चलिए अतीत के बारे में कैसे जानें। देखिए अतीत की जानकारी हमें कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। देखो हिस्ट्री है, कैसे कैसे प्राप्त करते हैं। इनका एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है, यानी जो पहले कई लाखों साल पहले या हजारों वर्ष पहले पुस्तकें मिलती हैं उनको ढूंढो और उनकी पढ़ाई करो, तो हमें अतीत के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। तो आपको याद रखना है कि पांडुलिपि किन्हें कहते हैं, जो हाथ से किताबें या पुस्तकें लिखी गई हैं उन्हें हम पांडुलिपि के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इस वर्ड को हम मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। मैन्यू का मतलब हैंड से, मैनुअल, मैनुअल मतलब हैंड से, और स्क्रिप्ट का मतलब लिखी गई। तो याद रखते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, हाथ से लिखी गई, मैन्यूस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपि। ये पांडुलिपि प्राय ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो पांडुलिपियाँ हैं, ये जो किताबें हैं, ये क्या लिखी जाती थी, तो ये जो ताड़ पत्थर यानी जो बड़े बड़े पौधे देखेंगे ताड़ के पेड़, उनके पत्तों पर लिखी जाती थी। और हिमालय क्षेत्र में उगने वाला एक भुर्ज नामक पेड़ है, उसकी छाल पर इनको लिखे जाता था। तो देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है नीचे कि आप किस तरीके से देख सकते हैं। तो हम फिलहाल आज के दिन में 4 पेज पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम वीडियो क्लियर करेंगे। बहुत सारे बच्चे पेज पढ़ते हैं, उनके साइड के पॉइंट नहीं रहते हैं, साइड के पॉइंट हमसे भी छूट गए, तो एक बार क्लियर कर लेते हैं कि साइड में कुछ रहा तो नहीं। चलिए सबसे पहला पॉइंट यही है, मानचित्र 1 दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तो इसमें और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार पड़ोसी देशों को दर्शाता है। तो आपको याद रखना है कि ये बात इंडिया की हो रही है। एशिया में हम आते हैं, एशिया में कौन कौन से कंट्री आते हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सारे हमारे पड़ोसी देश है। चीन भी है, म्यांमार भी है, ईरान आता है लेकिन पड़ोसी देश में उसको काउंट नहीं किया जाता। तो भारत के पड़ोसी देश आपको याद रखने, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान। कुछ याद रह भूलता है तो मुझे बता सकते हैं आप। चलिए ये बाकी कुछ काम का नहीं है तो मैं आपको बता देता, वरना कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गया उस साइड में। तो ये देखो, ये पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर एक साथ बांध दिया जाता था, फिर भुर्ज पेड़ की छाल से पांडुलिपि बनी। एक पांडुलिपि को तुम देख सकते हो। आगे 2 पेज 3 पेज बचते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब